द्वंद्व की स्थिति हमेशा बनी रहती है। इस साल थोड़ा ज्यादा हो गया। 2018 में दंगे हो गए, आगजनी हो गई कि वी आर थिंकिंग ऑन द लाइंस ऑफ अनदर राजीव गांधी टाइप इंसिडेंट। मतलब राजीव गांधी को जैसे मारा गया वैसे ही हमको मारने का प्रयास करना है मोदी को। क्राइम कवर करते हैं, नक्सल्स कवर करते हैं। आप देखेंगे कि नक्सली लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल्स का यूज नहीं करते हैं, AK-47 या ऑटोमेटिक वेपन्स का यूज करते हैं। सिलिकॉन वैली में अमेरिका में कास्ट को लेकर के एक बड़ा विमर्श हुआ। ये ऑर्गेनिक नहीं है। ये भारत में जो फॉल्ट लाइन जिसको भ्रंश रेखा बोलते हैं उसको बढ़ाने के लिए यहाँ एक सिविल वॉर की स्थिति हो, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। कास्ट वेलफेयर उनका मोटो नहीं है। भीमा कोरेगांव एक घटना घटी और हर साल वहाँ एक तनाव की स्थिति बनी रहती थी भीमा कोरेगांव में। उसका एक इतिहास है अपना कि महार रेजिमेंट ने पेशवाओं के ऊपर जीत पाई थी अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए। तो एक को सेलिब्रेट करना है, दूसरे को बुरा लगता है। तो वो द्वंद्व की स्थिति हमेशा बनी रहती है। इस साल थोड़ा ज़्यादा हो गया। 2018 में दंगे हो गए, आगजनी हो गई। पुणे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया और मैं आपको बता दूं कि ये कमाल का इन्वेस्टिगेशन है। ऐसा इन्वेस्टिगेशन आज तक भारत के इतिहास में नहीं है। ये वास्तव में केस ऐसा था जिसको कि थाने में ही बंद कर दिया जाता कि दो जातियों के बीच का कास्ट वायलेंस, और ये हर साल होता है, इसकी हिस्ट्री है। लेकिन भीमा कोरेगांव को जब इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया पुणे पुलिस ने, तो मुझे ध्यान है उस समय वहाँ कमिश्नर होती थी रश्मि शुक्ला, जो अभी डीजी हैं, डीजीपी हैं महाराष्ट्र की। आरजी कदम ज्वाइंट कमिश्नर होते थे और शिवाजी पवार उसमें केस के आयु थे। ये बढ़िया टीम ने काम किया था और कमाल का एक इन्वेस्टिगेशन किया गया। जब NIA के पास केस आया तो बहुत कुछ करके पुणे पुलिस दे चुकी थी। उसमें एक चिट्ठी का जिक्र आया। 2017 में एक चिट्ठी आई जो रोना विल्सन, जो JNU में पढ़ता था और CPI माओइस्ट था, और कॉमरेड प्रकाश ये माना जाता है, ऐसा ही कई नाम थे कॉमरेड प्रकाश के, लेकिन कॉमरेड प्रकाश सेंट्रल कमिटी का मेंबर है। कॉमरेड प्रकाश और रोना विल्सन के बीच में ये जो एक्सचेंज ऑफ लेटर्स हैं वो लंबा लेटर है। उसमें ये कहा गया है कि वी आर थिंकिंग ऑन द लाइंस ऑफ अनदर राजीव गांधी टाइप इंसिडेंट। मतलब राजीव गांधी को जैसे मारा गया वैसे ही हमको मारने का प्रयास करना है मोदी को, और रोड शोज में टारगेट करना उनको इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो। तो मोदी को रोड शो में मारने के प्रस्ताव पे चर्चा होती है रोना विल्सन और कॉमरेड प्रकाश सेंट्रल कमिटी मेंबर के रूप में। फिर एक और लेटर है जिसमें कि इसका फॉलो अप लिया जाता है। इसका मतलब यह है, फॉलो अप का मतलब कि सेंट्रल कमिटी ने मोदी के मारने के प्रस्ताव पे सहमति दे दी। 8 करोड़ का बजट सैंक्शन कर दिया, 40,000 राउंड्स गोलियों का सैंक्शन हो गया, और उसमें सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की बातचीत है। एक चिट्ठी है, वो भी 26/12/2017 का है, रोना विल्सन और कॉमरेड प्रकाश के बीच में। उसमें यह कहा गया है कि most of the equipment can be transported via 2 separate routes from नेपाल एंड कोलकाता, मणिपुर, छत्तीसगढ़। इन सब जगहों का जिक्र है कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के नीचे छुपा करके मणिपुर के भाया, कुछ नेपाल के भाया लाना है। एक PGP फाइल है। उसमें PGP फाइल को जब खोलेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें मेक ऑफ राइफल्स हैं। आप क्राइम कवर करते हैं, नक्सल्स कवर करते हैं। आप देखेंगे कि नक्सली लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल्स का यूज नहीं करते हैं, AK-47 या ऑटोमेटिक वेपन्स का यूज करते हैं, लैंड माइंस का यूज करते हैं। तो पहली बार नक्सलियों के डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे तो ये लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल्स का जिक्र आया, फोटो शेयर किया गया है और इसके प्रोक्योरमेंट के रूट्स पे चर्चा हुई है। इसका मतलब ये था कि मोदी जी को एज अ प्रधानमंत्री, मोदी जी हो चुके हैं, पिछले 3 अटेम्प्ट में मुख्यमंत्री हैं, उनको सबसे आसान टारगेट माना गया है कि ये जो रोड शोज कर रहे हैं तो इनको लंबे स्नाइपर, लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल से मारा जाए। तो इस बात का की एक हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री ये है कि मोदी के मारने वाली बात कहां से आई। तो ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो की इनकी एक मीटिंग होती है 21 से 24 दिसंबर 2015, CPI माओइस्ट की ERB मीटिंग उसको बोलते हैं, ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का मीटिंग होता है 21 से 24 दिसंबर 2015। उस मीटिंग में इस बात का प्रस्ताव पारित किया जाता है, मोदी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाता है, और उसमें आप देखेंगे तो ये
जिक्र है कि विद द लॉस ऑफ सोनिया मनमोहन लेड यूपीए एंड बीजेपी कमिंग इनटू पावर, Maoists and their progressive allies would be facing serious challenges. The resolution mentions that their apprehensions have come true in the last 1.5 year of Modi government. मतलब 1.5 साल मोदी सरकार के हो चुके हैं और हमारा जो मत था कि सोनिया मनमोहन सरकार के आने के बाद हमारी समस्याएं बढ़ेंगी, इसके दो हेतु हैं। यानी सोनिया मनमोहन सरकार में माओवादी कंफर्टेबल थे, ये उनकी ईआरबी की मीटिंग में डिस्कस हो रहा है, और मोदी के आने के बाद उनका डिस्कम्फर्ट बढ़ा है। ये डिस्कम्फर्ट आने वाले समय में और बढ़ेगा। तो 2015 ईआरबी की मीटिंग में जो मोदी सरकार के खिलाफ रेजोल्यूशन पास होता है, वो 2017 में आकर के इस बात पे सेंट्रल कमेटी की सहमति बन जाती है और रेजोल्यूशन पास होता है कि मोदी को मार दिया जाए, और उस मारने के लिए 8 करोड़ का बजट और पूरी एक रूपरेखा बनाई जाती है। ये उस भीमा कोरेगांव इन्वेस्टिगेशंस में से निकला। दूसरा, भीमा कोरेगांव इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है जिसमें मोदी को मारने की बातचीत, बुलेट टेररिज्म का जिक्र। दूसरा, आप जब देखेंगे तो ट्रक लोड ऑफ डॉक्यूमेंट है, जिसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स निकले हैं, जिसमें ये इस नैरेटिव पे भी जोर दिया गया। उस नैरेटिव में कहा गया है कि जीएन साईं बाबा के जेल जाने के बाद हमारा संगठन कमजोर हुआ है, जेएनयू-एसयू में और डीयू-एसयू में, दिल्ली छात्र संघ में और जेएनयू छात्र संघ में। इसीलिए इसको जो बनाने का, रिस्ट्रक्चर करने का जो काम है, वो रोना विल्सन और मोहम्मद सिराज को दिया जाए। मोहम्मद सिराज पीएचडी का स्टूडेंट है, रोना विल्सन एमफिल अपना कर चुका है, और दोनों जेल में हैं प्रधानमंत्री मोदी को मारने की साजिश को लेकर के, और भीमा कोरेगांव इन्वेस्टिगेशन में इनका नाम आया। तो एक तरफ यूनिवर्सिटी एरियाज फोकस में उनके हैं कि जहां बच्चे बेचारे पढ़ने जा रहे हैं, अपना भविष्य बनाने जा रहे हैं, वहां ये आतंकवादी और उग्रवादी उनको रॉ मटेरियल की तरह यूज करना चाहते हैं, उनका ब्रेन वॉश करके। दूसरा, उसमें कास्ट वायलेंस का जिक्र बहुत जोर शोर से है, कास्ट डिबेट का, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का, रिलीजियस इंडिस्क्रिमिनेशन का। और आप देखेंगे तो उसमें जिक्र है कि 10 लाख का हम बजट दे रहे हैं, कॉमरेड शैलजा पाइक एंड कॉमरेड अनुपमा राव, ये जो सेंट्रल कमिटी मेंबर्स हैं, जो सीपीआई माओइस्ट के, उनको गेस्ट लेक्चर्स के लिए इनवाइट कर रहे हैं अमेरिका में। और शैलजा पाइक जिसका नाम आया है कि जो कि यहाँ के माओवादियों को गेस्ट लेक्चर के लिए अमेरिका बुला रही हैं, उनको इसी महीने की 5 तारीख को 8 लाख यूएस डॉलर का ग्रांट इशू कर दिया गया। किस लिए? तो दलित इश्यूज पे रिसर्च करें। तो दलित इश्यूज का जो रिसर्च है, दलित जो विमर्श आजकल जो चलाया जा रहा है देश और दुनिया भर से, उसका भी जिक्र इसमें है कि पेरिस, सिंसिनाटी, यूरुग्वे, इक्वाडोर, पनामा, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका और वहाँ की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में आप जाकर के इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में हम विमर्श करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में विमर्श करेंगे। तो आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले सिलिकॉन वैली में अमेरिका में कास्ट को लेकर के एक बड़ा विमर्श हुआ। ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये भारत में जो फॉल्ट लाइन जिसको भ्रंश रेखा बोलते हैं, उसको बढ़ाने के लिए यहाँ एक सिविल वॉर की स्थिति हो, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। कास्ट वेलफेयर उनका मोटो नहीं है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। और उन माओवादियों के डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि टू यूज द मासेस, टू यूज द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इशूज एंड रिलीजियस इंडिस्क्रिमिनेशन इशूज to arouse the masses into open militant struggle which will lead to the collapse of Indian law and order, collapse of the country। इसका मतलब है कि इन इश्यूज का इस्तेमाल ये लोग देश को तोड़ने के लिए और लोगों को मिलिटेंट स्ट्रगल में, मतलब बंदूक लेकर के लोग रोड पे उतर जाए जिससे कि ये देश टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं इसमें जिसका जिक्र आया है। भीमा कोरेगांव में आपने जो है इसको इस्लामिक रेडिकल्स से जो है मैच किया है। नहीं, केवल इस्लामिक रेडिकल्स नहीं है इसमें मैं अपने किताबों में एक जिक्र करता हूँ शब्द का, क्वाडरी का। तो भीमा कोरेगांव एक क्लासिक केस है जिसमें केवल इस्लामिक रेडिकल्स नहीं है, ये सीपीआई माओइस्ट के लोग हैं, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग हैं, इस्लामिक रेडिकल्स हैं, मिशनरीज के लोग हैं।
और चौथा एक समूह है जो इनको कवर फायर देता है, जिसमें मीडिया के प्रोफेशनल्स हैं, कुछ सिलेक्टेड मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, कुछ लीगल प्रोफेशनल्स हैं, कुछ लीगल कल्चरल एक्टिविस्ट हैं जो उसको कवर फायर देते हैं। क्वाड्रिगा यानी चौकड़ी, 4 लोगों का मिला के समूह है। अब भीमा कोरेगांव में आप देखेंगे तो रोना विल्सन जो है वो सीपीआई माओइस्ट है। पीएफआई प्रतिबंधित हो गया था झारखंड में 2019 में, और रोना विल्सन और जीएन साईं बाबा की बेटी मिल करके पीएफआई पर से प्रतिबंध हट जाए उसके लिए लॉबिंग कर रहे थे। वो भी उस भीमा कोरेगांव इन्वेस्टिगेशन में आया है। तो पीएफआई एक आतंकवादी संगठन, इस्लामिक आतंकवादी संगठन, और सीपीआई माओइस्ट के बीच संबंध क्या है? तीसरा, फादर स्टेन स्वामी तो क्रिश्चियन मिशनरी हैं, बेचारे सीधे साधे दिखने वाले आदमी। जब चीजें निकल करके आई तो मालूम चला कि वो तो सीपीआई माओइस्ट के साथ अलायंस में काम कर रहा है। और तीसरा कि भीमा कोरेगांव झूठ है, फर्जी है, इन्वेस्टिगेशन एक नैरेटिव भी चला। तो ये जो चौकड़ी है, जो क्वाड्रिगा है, एकदम इसका ज्वाइंट ऑपरेशन या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाते एक ज्वाइंट ऑपरेशन आपको भीमा कोरेगांव में मिलता है। सर राहुल गांधी का भी कहीं जिक्र किया है। राहुल गांधी का जिक्र इस मामले में है कि सबसे ज्यादा कास्ट डिस्कोर्स के चैंपियन राहुल गांधी है, और वो भारत से ही केवल कास्ट की चर्चा नहीं करते हैं, वो अमेरिका में जाकर के कास्ट डिस्कोर्स की चर्चा करते हैं। और जब अमेरिका में डिस्कोर्स की चर्चा करते हैं तो कौन बोल रहा है, जब इस पर जाएंगे तो शायद आप उसको डिस्काउंट कर देंगे, क्या बोल रहा है, कहां बोल रहा है, तो राहुल गांधी वही बोल रहे हैं और वही बोल रहे हैं जो नक्सलियों के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि हमको विदेशों में जाकर के, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जाकर के कास्ट बेस्ड, कास्ट वायलेंस और कास्ट इंडिस्क्रिमिनेशन का इशू डिबेट करना है, जिसका हेतु भारत में मिलिटेंट स्ट्रगल में जनता को उतारना है। तो राहुल गांधी का ये जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी प्रिस्क्रिप्शन है माओवादियों के डॉक्यूमेंट में, जिसमें वो कहते हैं ब्रॉड बेस्ड यूनिटी, टैक्टिकल यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें कि लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मेल जोल करना है, आपस में कुछ विभेद भी हैं तो उनको दूर करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। तो हिंदुत्व फोर्सेस के खिलाफ, फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ एक ज्वाइंट ऑपरेशन के नाते राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसमें उस बात के फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो माओइस्ट डॉक्यूमेंट में वो प्रिस्क्रिप्शन किया हुआ है। इसलिए चिंता का विषय होता है कि माओवादी किसी जिस टैक्टिकल यूनाइटेड फ्रंट की बात करते हैं, कहीं कांग्रेस पार्टी उसका हिस्सा तो नहीं है, इस बात की जांच होनी चाहिए। देखिए, माओवाद समझना है और आज राष्ट्रीय सुरक्षा को समझना है या मोदी जी की हत्या की साजिश को भी समझनी है, नैरेटिव को भी समझना है, तो 2 डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ने चाहिए दर्शकों को। एक है सीपीआई माओइस्ट का 9th कांग्रेस, यानी सीपीआई माओइस्ट बना 2004, उनका 9th कांग्रेस उसको बोलते हैं। उस समय 2 माओवादी संगठन आपस में मर्जर हुए, एक था पीडब्ल्यूजी और दूसरा था एमसीसी। दोनों में आपस में झगड़े होते थे, आपस में हत्याएं होती थी, लेकिन उनका मर्जर हुआ और 9th कांग्रेस बोलते हैं। और एक डॉक्यूमेंट बना जिसका नाम है स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। उसी डॉक्यूमेंट का 2007 में एक्सटेंशन आया जिसका नाम है यूपी-यूए अर्बन पर्सपेक्टिव और वर्क इन अर्बन एरियाज। उसमें सारी बातें कि नक्सलियों को कार्डर्स नहीं मिल रहे हैं जंगल वॉरफेयर के लिए, इसलिए उनका अर्बन होना, उनका शहरीकरण पे जोर दिया जाना चाहिए। स्टेट का आर्ट ऑफ सर्विलांस बढ़ा है, कार्डर्स नहीं मिल रहे हैं, लड़के मोटिवेट नहीं हो रहे, यूनिवर्सिटी से बच्चे नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा फोकस हमको शहर पे करना है। शहर में क्या करना है, तो लेबर यूनियन में घुसना है, आरडब्ल्यूए कमिटीज़ में घुसना है, पूजा पंडाल की समितियों में घुसना है और एक मोबिलाइजेशन क्रिएट करना है जिससे हम शहर को एक कॉल पे चोक कर सकें। मतलब दिल्ली में अगर 50,000 की मोबिलाइजेशन कैपेसिटी होगी तो अलग अलग समय में हम चोक कर सकते हैं, जैसा कि अपने हाल फिलहाल की घटनाओं में देखा हो, जैसे शाहीन बाग में हुआ कि 5,000 10,000 लोग बैठ जाते हैं और सरकार हेल्पलेस हो जाती है, क्योंकि 5-10,000 लोगों को आप गोली मारेंगे नहीं, ये लोकतंत्र है। तो लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, वो शब्द मेंशन है कि लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में अब हमको काम करना है। तो आने वाले समय में जिस तरीके से गृह मंत्रालय एक्टिव है, अमित शाह जी का बयान भी बार बार आ रहा है कि 2026 तक हम माओवाद खत्म कर देंगे, तो माओवाद जंगल का तो जीरो हो जाएगा, लेकिन शहरी माओवाद नए फॉर्मेट में इमर्ज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, जो लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में काम कर रहा है। दूसरा, उसी डॉक्यूमेंट में यह भी लिखा हुआ है कि टैक्टिकल यूनाइटेड फ्रंट, मतलब कि लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टी से भी संपर्क करना है, जिसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारा हो। ब्रॉड बेस्ड यूनिटी बनानी है, तो जैसे कि मैंने बताया कि हिंदुत्व फासिस्ट फोर्सेस, ये उनका जुमला है,
आरएसएस के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो संगठन काम कर रहे हैं उनको आपसी मतभेद छोड़ करके एक साथ जुटना चाहिए और अलग अलग शहरों में जो पोटेंशियल एरियाज हैं, कहीं जातियों का संघर्ष है, कहीं अलग समुदायों का संघर्ष है, कहीं जंगल शहर का संघर्ष है, कहीं दो धर्मों का संघर्ष है, इन संघर्षों का यूज रॉ मटेरियल की तरह करना है और देश भर में 200-400 ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स बनाने हैं जिसको कि जब एक बार हर जगह से ऐसी स्थिति परिस्थिति बनाई जाए कि पूरा का पूरा सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाए, टूट गिर जाए। मुझे चिंता होती है कि कई पॉलिटिकल पार्टियां भारत की हैं जो प्रथम दृष्टया आप देखेंगे तो लगता है कि पॉलिटिकल अपीजमेंट के नाते या अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन उनके जो क्रियाकलाप हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे वो माओवादियों का एजेंडा सामने रख रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये जांच के विषय हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि राहुल गांधी के विदेशी कनेक्ट है, वो विदेशी एजेंसियों के खिलाफ भारत के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये कथनी 200% सही लगती है जब आप इन नेताओं के क्रियाकलाप देखेंगे और जब आप माओवादी डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो इन दोनों के बीच एक साम्य दिखता है। वह खतरनाक स्थिति है भारत के लिए।